हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीएस सेकेंड सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं 2026-27 में, और आपका जो पेपर है वो रिटन होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपके सिलेबस में जितनी भी यूनिट्स दी गई हैं वो सब मैं करवा चुकी हूँ और सभी से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर महामैराथन क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ। आज का क्वेश्चन है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स आपके सिलेबस में दी गई है और इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन आज मैं बताऊंगी। इससे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस पोएम की जगह द वर्ल्ड इज टू मच विद अस पोएम दी गई है, तो वो भी मैं करवा चुकी हूँ। उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन चैनल पे अपलोड हो चुका है। चलिए आज डैफोडिल्स का क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन के लिए वो है राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल्स का क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए। ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग में पूछता है, यानी कि सेक्शन सी में पूछेगा या फिर सेक्शन बी में भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं डैफोडिल्स का क्रिटिकल एप्रिसिएशन आप कैसे लिखेंगे। मैं पूरा आपको हेडिंग बाय हेडिंग बताऊंगी, इसलिए वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हेडिंग बाय हेडिंग लिखने पर एग्जामिनर जो है वो पूरा नंबर देते हैं। और डैफोडिल्स पोएम मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसका एमसीक्यूज अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों का एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा वो अपनी वीडियो देख लेंगे। हर एक यूनिट के लिए मैंने एमसीक्यूज की वीडियो हर एक सब्जेक्ट के लिए अपलोड कर दी है। चलिए हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बात करते हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ जहाँ रिटन पेपर होगा वो क्रिटिकल एप्रिसिएशन एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। सबसे पहले आप आंसर हेडिंग डालेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ डैफोडिल्स। आप पहली हेडिंग रखेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखिएगा, नंबर अच्छा मिलता है। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज ए फेमस रोमांटिक पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही फेमस रोमांटिक पोएट थे। इन दिस पोएम, इस पोएम में वो डिस्क्राइब करते हैं द ब्यूटी, सुंदरता को, ऑफ नेचर, प्रकृति की, एंजॉय और आनंद लेते हैं। ही फील्स, वो महसूस करते हैं आफ्टर सीइंग डैफोडिल्स फ्लावर, डैफोडिल्स के फ्लावर को देखने के बाद नियर ए लेक, एक झील के पास। तो इस पोएम में पोएट ने नेचर की ब्यूटीफुल, जो नेचर की सुंदरता है और डैफोडिल के फूलों को देखने के बाद पोएट को जो खुशी महसूस होती है, उस खुशी का वर्णन पोएट अपनी इस पोएम डैफोडिल्स में करते हैं। द पोएम शोज द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। ये पोएम इंसान और नेचर के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। इस तरीके से आपको लिख देना है इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप लिखेंगे थीम ऑफ द पोएम। ये नेक्स्ट आपकी हेडिंग होगी। इसमें आप डालोगे द मेन थीम ऑफ द पोएम इज़ द ब्यूटी एंड हीलिंग पावर ऑफ नेचर। इस पोएम का जो मेन थीम है वो प्रकृति की सुंदरता और उसकी शांति देने वाली शक्ति है। नेचर गिव्स हैप्पीनेस। नेचर जो है वो खुशियाँ देता है, पीस यानी शांति देता है, एंड कंफर्ट और आराम देता है ह्यूमन बींग्स यानी इंसानों को। द पोएम आल्सो टेल्स अस दैट, ये पोएम हमें ये भी बताती है दैट मतलब कि हैप्पी मेमोरीज ऑफ नेचर रिमेन इन आवर हार्ट फॉर एवर। ये पोएम हमें ये भी बताती है कि प्रकृति की सुंदर यादें, जो नेचर की ब्यूटीफुल मेमोरीज होती हैं, वो हमेशा हमारे मन में बनी रहती हैं। जिस तरीके से पोएट डैफोडिल्स के फ्लावर्स को देखने के बाद में भी खुश रहता है, वो अपने अकेलेपन में भी उन फूलों को सोच कर खुश रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से पोएट इस पोएम में बताते हैं। ये पोएम अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अगली हेडिंग डालेंगे समरी। जब समरी हेडिंग डालेंगे तो समरी का मतलब सारांश होता है, यानी कि पोएम के अंदर पोएट ने कुल क्या बात बताई है उसके बारे में लिखना समरी होता है। तो समरी हेडिंग डालकर आप लिखेंगे द पोएट वॉज वॉन्डरिंग अलोंग लाइक ए क्लाउड व्हेन ही सडनली saw a large number of golden daffodils beside the lake. द पोएट, जो कवि थे, वो घूम रहे थे वॉन्डरिंग अलोन यानी अकेला, लाइक ए क्लाउड बादलों की तरह। पोएट जब अकेले बादलों की तरह घूम रहे थे,
फिर देखिए, तभी ही सडनली उन्होंने अचानक सा मतलब देखा ए लार्ज यानी बहुत ही लंबा नंबर यानी एक लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में पोएट बताते हैं कि उन्होंने डैफोडिल्स के, सुनहरे डैफोडिल्स के फूलों की लंबी कतार देखी। द फ्लावर्स वर डांसिंग एंड मूविंग इन द ब्रीज, जो फ्लावर्स थे वो डांसिंग यानी डांस कर रहे थे और मूविंग झूम रहे थे इन द ब्रीज, हवा में। पोएट कह रहे हैं कि मानो वो हवा में क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं अपना सर हिलाकर इंसानों की तरह। देयर ब्यूटी फील्ड द पोएट्स हार्ट विद जॉय, और डैफोडिल्स के फूलों की जो सुंदरता है वो फील्ड यानी भर देती है पोएट्स हार्ट, पोएट के दिलों को विद जॉय, खुशी से। तो फूलों को देखकर पोएट का दिल खुशी से भर जाता है। लेटर, बाद में, वेन एवर ही फेल्ट सैड और लॉनली, और बाद में पोएट जब भी अकेले होते थे या सैड होते थे, द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स, तो डैफोडिल्स की यादें ब्रॉट, ले आती थी हैप्पीनेस टू हिज माइंड, उनके मन में खुशियाँ लेकर आती थीं। अगली हेडिंग आप डालोगे पोएटिक स्टाइल, यानी कि देखो क्रिटिकल एप्रिसिएशन में पोएम के बारे में हर एक चीज़ लिखना होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी थीम, उसकी समरी, पोएटिक स्टाइल, पोएट ने किस तरीके से लिखा है, कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है, सब आपको लिखना होता है। तो पोएटिक स्टाइल में आप डालोगे कि पोएट का स्टाइल क्या है पोएम को लिखने का। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ सिंपल, म्यूजिकल एंड ब्यूटीफुल, इस पोएम की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, म्यूजिकल भी है, मधुर है और ब्यूटीफुल और सुंदर भी है। वर्ड्सवर्थ यूजेज ईजी वर्ड्स टू एक्सप्रेस डीप फीलिंग्स, विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोएट है इस पोएम के, उन्होंने बहुत ही ईजी वर्ड्स को यूज़ किया है अपनी फीलिंग्स को, डैफोडिल्स फ्लावर के बारे में जो उनकी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए पोएट ने बहुत ही ईजी वर्ड्स का यूज़ किया है। द पोएम क्रिएट्स ए पीसफुल एंड नेचुरल पिक्चर इन रीडर्स माइंड, इस पोएम को पढ़ने के बाद रीडर्स के मन में प्रकृति का एक बहुत ही अच्छा पिक्चर क्रिएट होता है। आपकी अगली हेडिंग होगी इमेजरी, यानी कि क्या इमेजरी है इस पोएम की। द पोएट यूजेज ब्यूटीफुल इमेजरी टू डिस्क्राइब द फ्लावर्स, लेक, ट्रीज एंड वेव्स। द पोएट यूजेज, पोएट ने यूज़ किया है ब्यूटीफुल इमेजरी को, बहुत ही सुंदर इमेजरी को। जब हम पढ़ते हैं कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी कहानी, कोई भी पोएम, तो ऐसा लगेगा वो चीज़ें हमारी आँखों में दिख रही हैं। तो पोएट ने इसमें फ्लावर्स को, लेक को यानी झील को, ट्रीज़ यानी पेड़ों को, वेव्स यानी कि जो लहरें होती हैं उनका बहुत ही ब्यूटीफुल चित्रण किया है। द डांसिंग डैफोडिल्स क्रिएट ए लिवली एंड कलरफुल सीन, तो जो डांसिंग है यानी डैफोडिल्स जो डांस कर रहे हैं, ये वाला जो सीन है बिल्कुल लिवली यानी कि एकदम जीवंत बना देता है, लगता है कि सच में डैफोडिल्स के पौधे डांस कर रहे हैं। रीडर्स कैन ईजिली इमेजिन द ब्यूटी ऑफ नेचर थ्रू दिस इमेज, और जो रीडर हैं वो बहुत ही आसानी से नेचर की सुंदरता की कल्पना कर सकते हैं और मानो हमारी आंखों में वैसा ही दिखने लगता है। फिफ्थ हेडिंग आपकी होगी फिगर ऑफ स्पीच। द पोएम कॉन्टेन्स मेनी फिगर ऑफ स्पीच, इसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। सिमिली, जिसको उपमा बोलते हैं, देखो जो इस पोएम की फर्स्ट लाइन है, आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, तो इसमें पोएट ने अपने आप को किससे कंपेयर किया है, क्लाउड यानी बादलों से, तो यहाँ सिमिली है। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण अलंकार। द डैफोडिल्स आर शोन एज डांसिंग लाइक ह्यूमन बींग्स, तो ये जो लाइन है इसमें पोएट क्या कहते हैं कि फूल जो हैं इंसानों की तरह नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो फूल जो हैं डैफोडिल्स के वो सर हिलाकर अपना डांस कर रहे हैं, पोएट ये बात बताते हैं। तो वो यहाँ पर इंसानों से फूलों की तुलना हो गई, क्योंकि फूलों के तो सर होता नहीं है इंसानों की तरह, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। उसके बाद है हाइपरबोले यानी अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करना। 10,000 सॉ एट ए ग्लैंस, आई एट ए ग्लैंस, यानी कि पोएट कहते हैं कि उन्होंने एक नज़र में 10,000 10,000 डैफोडिल्स के फ्लावर देखे। तो यहाँ पर पोएट ने हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है, यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना। कोई भी एक नज़र में 10,000 फ्लावर्स को नहीं देख सकता, तो यहाँ पर पोएट ने हाइपरबोल का यूज़ किया है। दिस फिगर ऑफ स्पीच मेक्स द पोएम मोर अट्रैक्टिव एंड एक्सप्रेसिव,
ये फिगर ऑफ स्पीच पोएम को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाते हैं। 6 आपकी हेडिंग है मैसेज ऑफ द पोएम। ये पोएम हमें क्या मैसेज देती है? द पोएम गिव द मैसेज दैट नेचर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ जॉय एंड पीस। ये पोएम हमें मैसेज देती है दैट कि नेचर जो प्रकृति है इज़ द बेस्ट सोर्स, बहुत ही बेस्ट स्रोत है या सोर्स है जॉय, खुशी का, और पीस यानी शांति का। तो ये पोएम हमें ये बताती है कि जो नेचर होता है वो हमें असली खुशी और सुकून देता है। स्पेंडिंग टाइम इन नेचर रिफ्रेशेस द माइंड एंड रिमूव सैडनेस। अगर हम प्रकृति के साथ अपना समय बिताएं तो हमारा मन भी ताज़ा हो जाता है और हमारे सारे सैड दूर हो जाते हैं। अगली हेडिंग होगी जो कि लास्ट हेडिंग होगी, वो होगा कॉन्क्लूजन। एग्जाम में कॉन्क्लूजन लिखने पर नंबर पूरा मिलता है। डैफोडिल्स इज़ ए ब्यूटीफुल नेचर पोएम। ये एक बहुत ही खूबसूरत नेचर वाली पोएम है। इट एक्सप्रेसेस वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर एंड शो हाउ नेचर ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू ह्यूमन लाइफ। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ का जो प्यार है नेचर के लिए वो दिखाया गया है, और ये पोएम हमें ये भी दिखाती है कि जो नेचर है वो इंसानों के जीवन में किस तरीके से खुशियाँ लेकर आती है। द पोएम इज़ सिंपल, म्यूजिकल एंड फुल ऑफ ब्यूटीफुल इमेजिनेशन। ये जो पोएम है बहुत ही ईजी है, सिंपल है, मधुर है और कल्पना शक्ति से भरपूर है। तो आई होप कि आपको डैफोडिल्स का क्रिटिकल एप्रिशिएशन एग्जाम में जाकर कैसे लिखना है बहुत अच्छी से आप समझ के होंगे। इसके अलावा आपकी बीएस सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में जितनी भी पोएम्स दी गई हैं सभी का क्रिटिकल एप्रिशिएशन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू सब हमने अपलोड कर दिया है, और सारी पोएम्स और हर यूनिट को हमने पढ़ा दिया है, और इंग्लिश लिटरेचर के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट करवा रहे हैं। तो लगातार देखकर आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।